Hello dear students, good evening everyone. Hope audio video everything is clear. So we are going to start our today's short and sweet discussion for the neuroanatomy, and this is the third part. So hope you all are ready. Can we start? Yes, Neeraj, hello beta. Kapil is here, Robin, Aditya. So we are going to start our today's session. Okay, so our today's topic is the spinal cord. Yes, we discussed the how we have to study the neuroanatomy. Okay sir, कैसे पढ़ना है न्यूरोएनाटमी हमने बात कर लिया है. यस, गुड इवनिंग प्रभा. फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने देखा द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड बाहर से कैसे दिखता है वो हम देख चुके हैं. यस आदित्य, लाल फूल नीला फूल, एनाटॉमी ब्यूटीफुल. इसके बाद फिर हमने स्पाइनल कॉर्ड में जब एक्सटर्नल फीचर्स देखे तो उसका हमने लेंथ देखा था. यस, उसमें सर्वाइकल डायलिटेशन पाया जाता है, ये ऑब्जर्व किया. फिर उसके बाद लंबर डायलिटेशन पाया जाता है, ये हमने देखा. कोनस मेडुलरिस क्या होता है, कॉर्डा इक्वाना क्या होता है, ये हमने देखा था. यस नवीन, जय श्री राम बेटा. और इन सारी चीज़ों के बाद हमने कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम और कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी. तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जब हम स्पाइनल कॉर्ड को कट करेंगे तो इनमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं. राइट. सो व्हेन वी कट द स्पाइनल कॉर्ड द टू जोन्स आर ऑब्जर्व. चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही हमने स्पाइनल कॉर्ड को कट किया तो फ्रेश सेक्शन में आपको सेंट्रल कैनाल के चारों ओर ग्रेइश कलर का अपीयरेंस दिखाई देता है, जो बटरफ्लाई शेप या फिर एच शेप में होता है. और इसके चारों ओर का जो एरिया होता है वो वाइट होता है. तो आज का पहला एमसीक्यू सिंपल सा एमसीक्यू है. वाई अराउंड द सेंट्रल कैनाल एरिया इज ग्रेइश इन अपीयरेंस. पहला एमसीक्यू. दूसरा एमसीक्यू, अराउंड दिस ग्रेइश एरिया द पेरिफेरल पार्ट इज वाइट इन अपीयरेंस. वाई? ग्रे मैटर जो है वो ग्रे कलर का क्यों दिखता है और वाइट मैटर जो है वाइट कलर का क्यों दिखता है. चलो बेटा, तो कोई आंसर कर सकता है क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं. जो न्यूरॉन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सेल बॉडी और दूसरी चीज़ जो होती है वो एक्सॉन होती है. यस, जब हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन करते हैं तो सेंट्रल कैनाल के चारों ओर सेल बॉडी वाले जो पार्ट होते हैं न्यूरॉन के, उनका एग्रीगेशन पाया जाता है. ओके, ये सेल बॉडी जो होते हैं इनमें नेसल्स ग्रेन्यूल होते हैं. करेक्ट सर. और इस नेसल्स ग्रेन्यूल के कारण सेंट्रल कैनाल के चारों ओर वाला जो एरिया होता है वो ग्रे कलर का दिखता है, सेल बॉडीज के कारण, नेसल्स ग्रेन्यूल के कारण. ओके बेटा, अब हमको ये क्लियर हो गया कि क्यों सेंट्रल कैनाल के चारों ओर ग्रेइश अपीयरेंस होता है. दूसरी चीज़, ये जो ग्रे मैटर होता है उसके बाहर का जो पार्ट होता है वो वाइटिश कलर का होता है. क्यों क्यों ये वाइट कलर का होता है? बिल्कुल सही. जो ग्रे मैटर वाला पार्ट है, सेल बॉडी वाला पार्ट है, उससे निकला एक्सॉन, और ये जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है वो पेरिफेरल पार्ट में है. तो जो पेरिफेरल वाला पार्ट होता है उसमें माइलिन शीथ होता है. बायोकेमिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करते हैं कि ये माइलिन शीथ कुछ और नहीं है, ये माइलिन शीथ जो होता है इसके चारों ओर फॉस्फोलिपिड होते हैं. ओके, तो ये जो फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट होता है इसी के कारण हमारा जो वाइट मैटर पार्ट है वो वाइट कलर का होता है. यस, ये फॉस्फोलिपिड कुछ नहीं है, ये एक तरीके से घी है, एक तरीके से डालडा है. घी और डालडा किस कलर के दिखते हैं सर? वाइटिश कलर के दिखते हैं, येलो कलर के दिखते हैं. ओके बेटा, फाइन. तो ये सारी बातें हैं जो आपको ख्याल रखनी है. इसी फॉस्फोलिपिड के कारण, इसी माइलिन शीथ के कारण ग्रे मैटर के बाहर वाला जो एरिया होता है वो वाइट कलर का या स्लाइटली येलो कलर का दिखता है फ्रेश सेक्शन में. क्लियर है? अब हमको ये पता चल गया कि ग्रे मैटर ग्रे क्यों दिखता है, वाइट मैटर वाइट क्यों दिखता है. ओके सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आज का हमारा टॉपिक है ग्रे मैटर. यस, इस ग्रे मैटर के कितने पार्ट होते हैं तो आप बता सकते हैं क्या? ग्रे मैटर के कितने पार्ट होते हैं सर? एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर, काटो और देखो. ओके, एना मीन्स टू सी, टॉमी मीन्स कटिंग. तो जब इसको कट करते हैं तो इस ग्रे मैटर के
तीन पार्ट दिखते हैं इंपॉर्टेंट, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न और कभी कभी लैटरल हॉर्न। तो दो एमसीक्यू हमने देखा, ग्रे मैटर ग्रे क्यों दिखता है, व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों दिखता है। अब मैं आपको तीन एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। यस, ये फिजियोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन है। द डॉर्सल हॉर्न इज ऑलवेज 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 सेंसरी इन नेचर, ये रूल है। इसी तरीके से वेंट्रल हॉर्न जो होता है वहाँ से हमेशा 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 मोटर नर्व निकलती है, ये रूल है। इस रूल को फिजियोलॉजी में कहा जाता है बेल मेजेंडी लॉ। क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है बेल मेजेंडी लॉ। ओके, हमेशा याद रखेंगे डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज, डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑलवेज 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 सेंसरी। यहाँ पर न्यूरॉन की एंट्री होती है, वो सेंसेशन को लाते हैं। while the ventral horn is always 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 motor। ओके सर, अब अगली बात कि जो लैटरल हॉर्न होता है उसकी क्या खासियत है, याद रखना बच्चों, ये फिजियोलॉजी का एमसीक्यू है, मेडिसिन का एमसीक्यू है। लैटरल हॉर्न इज सिंपैथेटिक। यस, लैटरल हॉर्न जो पार्ट होता है वहाँ से सिंपैथेटिक फाइबर्स का ओरिजिन होता है। तो अब तक हमने यस 6 एमसीक्यू देख लिए। तो सातवां एमसीक्यू कि ये जो लैटरल हॉर्न है वो स्पाइनल कॉर्ड के पूरी एंटायर लेंथ में पाया जाएगा या सिर्फ सर्वाइकल पार्ट में, सिर्फ थोरेसिक पार्ट में, सिर्फ लंबर पार्ट में, सिर्फ सैक्रल पार्ट में, या फिर कुछ और? क्या है इसका आंसर? ओके, याद रखना बच्चों कि हमारा ये जो लैटरल हॉर्न है ये सिंपैथेटिक फाइबर को ओरिजिन देता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पर है सर? ये थोरेको लंबर होता है। हाँ, ये थोरेको लंबर होता है। तो इसलिए ये T1 to L2 लेवल में पाया जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम कहाँ निकलता है? सिंपैथेटिक सिस्टम T1 से लेकर के L2 लेवल पर पाया जाता है। तो ये हमारे T1 से L2 लेवल पर पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके फाइन। अब यस बिल्कुल बिल्कुल वेरिएशन मिलता है प्रभा, यू आर राइट, वेरिएशन मिलता है कभी T1 to L1, कभी T1 to L2। ओके, द बेटर टू आउट द T1 to L2 थोड़े को लंबर ओरिजिन होता है। तो इतनी सारी चीज़ें। अब अगला क्वेश्चन बेटा, अब मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ये नीट पीजी और INI-CET के बच्चों के लिए है। ग्रे मैटर के तीन पार्ट, डॉर्सल हॉर्न, लैटरल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। क्या हम इसको और किसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आते हैं हमारे एक साइंटिस्ट, एक एनाटॉमिस्ट रैक्सेड। उन्होंने साइटोहिस्टोकेमिस्ट्री के बेसिस में, उन्होंने साइटोलॉजी के बेसिस में उन्होंने स्पेशल स्टेन यूज़ किया। साइटोकेमिस्ट्री के बेसिस में ग्रे मैटर को टोटल 10 पट्टियों में बांटा, 10 लैमाइना में बांटा। इसको हम कहते हैं रैक्सेड लैमिना। तो ये आपके INI-CET और नीट पीजी का क्वेश्चन है, रैक्सेड लैमिना। एमसीक्यू, यस अभी तक हम 7 एमसीक्यू देख चुके हैं। 8वां एमसीक्यू, हाउ मेनी टोटल रैक्सेड लैमिनाज आर देयर? तो आपका आंसर है 10 लैमाइना। ओके, ये जो लैमाइना होते हैं हम डॉर्सल हॉर्न से होते हुए वेंट्रल हॉर्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे डॉर्सली लैमाइना 1, फिर उसके अंदर लैमाइना 2, लैमाइना 3, लैमाइना 4, इस तरीके से आपको मिलेंगे। यस, वेंट्रल हॉर्न में लैमाइना होंगे और 10th लैमाइना जो होता है वो सेंट्रल कैनाल के चारों ओर पाया जाता है। एग्री बेटा? ओके सर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा रैक्सेड लैमाइना होता है, यस इसमें अलग अलग सेल बॉडी होते हैं। कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी इज नोन एज न्यूक्लियस। तो ग्रे मैटर कुछ और नहीं है, एक तरीके का न्यूक्लियस है। तो हमारे रैक्सेड लैमाइना में कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं? यस बेटा, हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, ये INI-CET और नीट पीजी की बातें चल रही हैं। याद रखेंगे रैक्सेड लैमाइना में अलग अलग न्यूक्लियस है जहाँ पर हमारे अलग अलग ट्रैक्ट के फाइबर आकर के रिले करते हैं। इसको याद रखने का एक बढ़िया सा निमोनिक, ये निमोनिक है MSc इन राग। आपको पता होगा कि एक हमारे तानसेन महाराज हुआ करते थे, जब गाना गाते थे तो बारिश होने लग जाती थी। ओके फाइन। तो तानसेन महाराज जो थे बहुत पॉपुलर सिंगर थे अपने ज़माने के, अकबर के ज़माने के सिंगर थे। तो उन्होंने MSc की डिग्री ली हुई थी राग मल्हार में, और वो भी एक बार नहीं 2 बार। निमोनिक क्या है? MSc इन राग। ओके, तो ये जो रैक्सेड लैमाइना है उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है? MSc इन RAG राग, M फॉर मार्जिनल न्यूक्लियस। लैमाइना 1 में क्या मिलेगा? मार्जिनल न्यूक्लियस। S फॉर सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा न्यूक्लियस।
बहुत इंपॉर्टेंट, ये आईएनआईसीटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा न्यूक्लियस दे आर फाउंड इन विच लेमाइना? ऑप्शन आए हुए थे लेमाइना 1, लेमाइना 2, लेमाइना 3, लेमाइना 4। बच्चे घूम गए थे बेटा, याद रखना कि लेमाइना 2 में सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा का न्यूक्लियस पाया जाता है। चलो एक बढ़िया सा फार्मा, मेडिसिन और एनेस्थेसिया का इंटीग्रेशन करते हैं कि ये जो सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा न्यूक्लियस होता है ये पेन पाथवे का पार्ट होता है। मतलब पेन पाथवे किस ट्रैक्ट से कैरी होती है? आंसर याद आ रहा है? यस सर, द पेन पाथवे इज रिलेटेड बाय द अवर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। कौन सा ट्रैक्ट है बेटा? लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन इन टेम्परेचर पाथवे। ओके, तो इस तरीके से अब तक हमने टोटल 9 एमसीक्यू देख लिए। ओके, तो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आता है और इसी सब्सटेंशियल न्यूक्लियस में रिले कर जाता है। तो अब फार्मा में आते हैं, अगर हम इस सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा न्यूक्लियस को इनहिबिट कर दें तो आदमी का जो दर्द का एहसास है वो गायब हो जाएगा। ओके, तो बेटा ये बहुत बढ़िया प्यारा सा फार्मा का क्वेश्चन, एनेस्थेसिया का क्वेश्चन, कौन सी दवाई है, कौन सा ड्रग है जो सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा न्यूक्लियस को इनहिबिट करता है? ये केडीटी में हमारे फार्मा की किताब में क्लियर कट लिखी हुई है, मॉर्फिन। मॉर्फिन की जो दवाई होती है वो लेमाइना 2 में सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा न्यूक्लियस को इनहिबिट करती है। बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रेशन एनाटॉमी और फार्मेकोलॉजी का। ओके, तो मॉर्फिन के बारे में एक लाइन, मॉर्फिन इनहिबिट्स द सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा न्यूक्लियस। अगर ये सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा न्यूक्लियस को इनहिबिट करेगी तो इस कारण से क्या होगा? पेन पाथवे जो है इनहिबिट हो जाएगा, दर्द का एहसास चला जाएगा। फार्मा और मेडिसिन में हम अक्सर पढ़ते हैं कि अगर विसरल पेन हो, दिल में दर्द हो, यस हमारे अपेंडिक्स में दर्द हो, यस हमारे किसी भी विसरा में दर्द हो, तो ड्रग ऑफ आप किस ड्रग को ले सकते हैं? मॉर्फिन को ले सकते हैं। मॉर्फिन इज द बेस्ट 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 वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर फॉर द विसरल पेन, नॉट फॉर द सोमेटिक पेन, एक्सेप्ट, तो ये भी आपका फार्मा का एमसीक्यू है, एक्सेप्ट बिलियरी कोलिक, क्योंकि मॉर्फिन जो है वो हमारे बिलियरी स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और इस कारण इंट्रा बिलियरी ट्री का प्रेशर बढ़ जाता है और उल्टा बिलियरी स्पाज्म का कंडीशन डेवलप होता है और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। बेटा याद रखना फार्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द बिलियरी स्पाज्म। बाकी कोई भी आपका विसरल पेन हो तो कौन सी दवाई आप दोगे? मॉर्फिन देंगे। तो इसी फार्मा का, मेडिसिन का, एनेस्थेसिया का प्यारा सा इंटीग्रेशन एनाटॉमी के साथ ये मॉर्फिन जो है वो क्या करती है सर? इट इनहिबिट्स द अवर सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा न्यूक्लियस। यस डॉक्टर अनिकेत, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? होप आप अच्छे होगे। ओके, चलो बेटा, तो अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा न्यूक्लियस जो है वो हमारा इनहिबिट हो गया। आपको पता है मॉर्फिन का नाम मॉर्फिन क्यों पड़ा? चलो एक और बढ़िया सा प्यार से इंटीग्रेशन फार्मा और एनेस्थेसिया के साथ। जैसे मॉर्फिन का नाम मॉर्फिन क्यों पड़ा? ग्रीक गॉड एक है हमारे मॉर्फियस। मॉर्फियस जो है वो सपनों के देवता कहलाते हैं। जिस तरीके से थॉर जो है, यस यस यू ऑल नो थॉर। चलो थॉर का कुछ गिफ्ट हमारे पास है। यस, ये है थॉर का हथौड़ा। ओके, तो थॉर का हैमर हमारे पास है। तो थॉर जो है वो एक ग्रीक गॉड है। जिस तरीके से यस हरक्यूलिस ग्रीक गॉड की कैटेगरी में आते हैं, जिस तरीके से एटलस ग्रीक गॉड की कैटेगरी में आते हैं, जिस तरीके से हमारे ज्यूस ग्रीक गॉड की कैटेगरी में आते हैं, इसी तरीके से एक गॉड है मॉर्फियस, सपनों का देवता जो सपने दिखाता है। तो उन्हीं मॉर्फियस के नाम पर इस दवाई का नाम मॉर्फिन पड़ा, क्योंकि इसको खाने के बाद सपने दिखने चालू हो जाते हैं। खाओगे तो जानोगे, नहीं खाओगे नहीं जानोगे। बेटा मॉर्फिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। यस, एक बहुत पहले हॉलीवुड की एक मूवी आई थी मैट्रिक्स करके, उसमें मॉर्फियस नाम का एक कैरेक्टर होता है जो नियो को एक लाल टेबलेट देता है और एक नीला टेबलेट देता है। लाल टेबलेट लोगे तो आप मैट्रिक्स की दुनिया में पहुंच जाओगे, और अगर मान लो नीला टेबलेट खाते हो तो इसी माया जाल में उलझे रहोगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। यस 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 डॉक्टर अनिकेत, आई विल ट्राई बेटा, आई विल ट्राई। यस सोनाली, गुड इवनिंग बेटा। तो हमने अपनी इस एनाटॉमी के सेशन में फार्मा, एनेस्थेसिया और मेडिसिन की कुछ प्यारी प्यारी बातें की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एम फॉर मार्जिनल न्यूक्लियस, एस फॉर सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा न्यूक्लियस, सी फॉर चीफ सेंसरी न्यूक्लियस। सी फॉर क्या होता है? सी फॉर चीफ सेंसरी न्यूक्लियस, और सी फॉर होता है क्लार्क न्यूक्लियस। तो ये सारे न्यूक्लियस हमको लेमाइना 1, 2, 3 में मिलते हैं। MSC इन, IN से आपको याद रखना इंटर न्यूरॉन। तो
कुछ न्यूरॉन होते हैं जो बीच में साइनप्स बनाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, इंटरन्यूरॉन कहलाते हैं। फिर RAG, राग, R फॉर रैंशा सेल याद रखेंगे, A फॉर अल्फा मोटर न्यूरॉन याद रखेंगे, और G फॉर गामा मोटर न्यूरॉन याद रखेंगे। ये जितने भी मैंने आपको अल्फा गामा मोटर न्यूरॉन बताया, रैंशा सेल बताया, ये सब आपको फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में काम आएंगे, मसल टोन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का प्यारा सा इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आज हमने रेक्सेड-लेमिना के बारे में बात की, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात की, और लगभग 10 MCQs इस वीडियो सेक्शन में हमने बातें की। तो कल का हमारा डिस्कशन होगा, कल हम डिस्कस करेंगे हमारे ट्रैक्ट के बारे में। होप आप सभी को ये छोटा छोटा जो हमारा लाइव डिस्कशन वाला पार्ट है अच्छा लग रहा होगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए और जुड़ते चले जाइए, ताकि हम माहौल बना करके पढ़ते चले जाएं। ओके, चलो बेटा, तो कोई आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू आकाश फॉर सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स, थैंक यू बेटा। चलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा न्यूरो एनाटॉमी पार्ट शुरू हो चुका है। इसमें हमने हाउ टू स्टडी द न्यूरो एनाटॉमी देख लिया अपने पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटर्नल फीचर देखा, और बेटा अब हमने अपने इस तीसरे पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर का डिस्कशन किया। अगले पार्ट में हम अपने स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू डॉक्टर अनिकेत, थैंक यू बेटा। ओके, तो फिर चलते हैं, फिर उसके बाद फिर हम कल मिलते हैं। ओके, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। ओके, तो मिलेंगे बेटा फिर। तो यहाँ पर कुछ डाउट है, सर इफ आई वांट टू परचेस ओरिजिनल बोन सेट फॉर द स्टडी पर्पस, वेयर आई कैन गेट? तो बेटा डॉक्टर अनिरुद्ध, एक्चुअली में अब हो क्या गया है कि ओरिजिनल बोन सेट अब अवेलेबल नहीं होता, आपको आर्टिफिशियल बोन्स ही मिलेंगे। ओके, अगर ओरिजिनल बोन सेट आपको चाहिए तो आप अपने बुक सेंटर, बुक डिपो वालों से कनेक्ट कीजिए। ओके, वो आपको ओरिजिनल बोन सेट दिलवाएंगे, उसका एक हाफ मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल हो गया है आजकल के रूल्स और रेगुलेशन के कारण। आजकल आपके आर्टिफिशियल बोन सेट मिलते हैं, और वो भी लगभग ओरिजिनल के जैसे होते हैं। ठीक है, अब और कोई डाउट बेटा किसी को? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं तक खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट।